बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर चेतन कश्यप जी आपका भारत 24 पर और अपना समय निकालकर यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सेशन की शुरुआत करेंगे और पहला सवाल ही मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपके लिए कहा जाता है कि आपने मना किया सैलरी लेने के लिए। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट सीकर से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट गिवर बनिए और बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट करिए, वहीं आप एक अलग उदाहरण भी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं उसी कड़ी में। जो मैंने विधायक की सैलरी लेने का नहीं लेने वाला जो कदम उठाया था, यह मूलतः मेरा उद्देश्य राजनीति में सेवा का लक्ष्य को लेकर के मैं आया हूं। तो सेवा के लिए सैलरी को लेना और उसमें भी एक बिंदु है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में हर तरीके के जनप्रतिनिधि आते हैं। तो जो सक्षम है, मैंने पहले दिन से ये बात रखी कि जो सक्षम है उन्हें वेतन भत्तों को जो व्यक्तिगत लाभ है उनका त्याग करना चाहिए, जिससे समाज के अंदर एक मैसेज जाता है। और उद्योगों का जहां तक सवाल है, तो मैं पूर्व में मेरा उद्योग और सारे में कार्य देखता था, परंतु 2004 से जब से मैंने राजनीति के अंदर कदम रखा, तब से मेरे पूरे व्यापार और उद्योग को मेरे बच्चों को मैंने सुपुर्द कर दिया है। और अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग उद्यमशीलता के अंदर उद्योगों के विकास के लिए, क्योंकि जो स्व उद्योग की प्रेरणा प्रधानमंत्री जी लगातार देते रहे हैं कि भारत को एक एंटरप्राइजिंग इंडिया बनाना है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। अच्छा, लघु और सूक्ष्म जो उद्योग है उसको आगे से आगे बढ़ावा मिल सके, उसको लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में लघु व मध्यम उद्योगों की बहुत अच्छी संभावना है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार के नए अवसर अगर पैदा होते हैं तो वे सूक्ष्म व लघु उद्योगों के माध्यम से पैदा होते हैं। और यह एक स्थापित सत्य हो चुका है कि उत्पादन में मीडियम और स्मॉल कैटेगरी के उद्योगों का जितना बढ़ावा होगा उतने ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो यह लघु मध्यम उद्योग दो तरफ से काम करते हैं। एक तो उत्पादन बढ़ाते हैं जो जीडीपी का योगदान होता है, दूसरा रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं जिससे युवाओं के लिए नए नए अवसर हम पैदा करते हैं। और मध्य प्रदेश में हमने तो लघु उद्योग के माध्यम से एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी एक कॉन्सेप्ट लेकर के और हम 16 जिलों में काम कर रहे हैं, जिससे वहाँ के जो स्थानीय उत्पाद है, जो वहाँ पे नैसर्गिक रूप से जिनका मार्केट डेवलप्ड है, कुछ लोगों की उसके अंदर स्किल्ड भी है उत्पादन करने की, उनको हम मोटिवेट करें। और इसके लिए हम सेमिनार भी आयोजित कर रहे हैं कि वहाँ के नए उद्यमी हमारी ओर आकर्षित हों। और यह सारे क्रम को हम बड़ी गति से मध्य प्रदेश में बढ़ा रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने तो एक अच्छी नई पहल उनके मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद प्रारंभ करी, वह था उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। रीजनल कॉन्क्लेव का मतलब भी बड़ा स्पष्ट है कि रीजन वाइज डेवलपमेंट हो, अलग अलग क्षेत्रों में कई सेंट्रलाइज औद्योगिकरण नहीं हो, हर जिले के अंदर उद्योग बढ़े। और यह जो उज्जैन का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव था वो उस मायने में सफल भी हुआ और मालवा के कई छोटे छोटे जिलों के उद्योगपतियों को बाहर के उद्योगपतियों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और निश्चित इसका अगले कुछ समय में हम लाभ मध्य प्रदेश में हम देखेंगे। अच्छा, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत जरूरी है, ऐसे में तमाम उद्योगपति जब मध्य प्रदेश में आएंगे, अपना उद्योग लगाएंगे, तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगी। तो उन उद्योगपतियों को इनवाइट करने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? हम दो तरफ से काम कर रहे हैं। सिर्फ बाहर के उद्योगपति ही मध्य प्रदेश में आए ऐसा नहीं, बड़े उद्योगों के लिए आवश्यक रहता है कि बाहर के बड़े उद्योगपति आए, चाहे वह मल्टीनेशनल जॉइंट हो या भारत के बड़े उद्योगपति हो। परंतु लघु व मध्यम उद्योगों में ज्यादा हमारे यहाँ के उद्यमियों को अवसर देना हमारा ज्यादा काम है। फिर भी कई जगह पर एंसिलरी इंडस्ट्री या कोई बड़ी इंडस्ट्री के साथ में कुछ बाहर के उद्योगों का एक्सपर्टाइज होता है, तो उनको भी हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। और मध्य प्रदेश में हमने जो 40% सब्सिडी का प्रावधान रखा है, यह पूरे देश के अंदर सबसे उच्चतम सीमा पर है। आज लघु व मध्यम उद्योगों में इस स्तर की कैपिटल सब्सिडी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है जो मध्य प्रदेश के अंदर उपलब्ध है। अच्छा, और इस बीच सरकार उद्योगपतियों को लोन दे, और वो किस ब्याज दर पर लोन दे रही है उद्योग लगाने के लिए? उद्योगपतियों को जो लोन की बात है, यह हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
के अंदर 50 लाख तक के जो नए उद्यम लगाते हैं उनको लोन पे सब्सिडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लोन की सब्सिडी से ज़्यादा जो मैंने पूर्व में भी कहा कि जो 40% की हमारी अनुदान है 4 साल के किस्तों में दिया जाता है, वो एक कंसोलिडेट पैकेज है जो कैपिटल सब्सिडी भी है और ब्याज का अनुदान भी है, उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि भी है। यह एक उद्यमी प्रोत्साहन योजना है। तो निश्चित रूप से ब्याज के लिए हमने नए उद्यमियों के लिए अवसर रखे हैं, युवाओं के लिए, और बाकी सब्सिडी के माध्यम से हम लोग नए उद्योगों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप उद्योग राशि का जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ वो राशि है, अगर आप डिटेल में बताएं तो। उद्योग राशि का आप जिक्र कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से दी जा रही है। ये जो 40% की जो सब्सिडी है, यह जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसकी इन्वेस्टमेंट की 40% हम 4 किस्तों में देते हैं। तो शुरुआती दौर में जब उद्यमी संघर्ष के अंदर रहता है प्रारंभ में, तब यह राशि बड़ी उपयोगी उनके लिए रहती है और इसके माध्यम से वे अपने उद्योग को स्टेबल करवाने में बड़ी सहयोगी बनती है। अच्छा, आज के टाइम में कोई भी अगर बिजनेस एस्टैब्लिश करता है, उसकी सबसे पहली कंसर्न ये होती है कि पेपर वर्क कम से कम हो, क्योंकि एक तरफ हम डिजिटल भारत, बढ़ते इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज काफी ज्यादा होती हैं। उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? कितनी मॉडर्निटी इस सेक्टर में देखने को मिल रही है डिजिटल की ओर? मध्य प्रदेश में पेपरलेस वर्किंग को हमने बहुत बढ़ावा दिया है और रजिस्ट्रेशन और इस तरीके की सारी बाधाओं को हमने दूर करा है। जब उद्यमी उद्योग लगाता है तो उसे खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है एमएसएमई का, वो उसी पे अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करता है। इसके अलावा उसे कहीं पर भी कोई एप्लीकेशन नहीं करना रहती है। फिर उद्योग की प्रकृति के अनुसार कोई पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री है या किसी में कोई इलेक्ट्रिकल वाला है या अलग अलग जो सुरक्षा के जो मानक रहते हैं, उससे संबंधित अगर कोई उसको परमिशंस लेना है तो वो उसके लिए कार्य करता है। और इसमें भी हमारे यहाँ से हमने उद्योग मित्र के रूप में एक सेवा दी है कि जब भी किसी को अड़चन आती है तो हम लोग उसको सहयोगी की भूमिका अदा करते हैं। तो पेपर वर्क को मिनिमाइज करना, और अभी वर्तमान में हमने एक नया संकल्प लिया है कि जो सब्सिडी हम देते हैं, अब सब्सिडी देने में भी हमने ऑनलाइन उसकी व्यवस्था स्थापित करी है। जो 40% की सब्सिडी है, हर वर्ष जो 10-10% मिलती है, उसको हमने सेंट्रलाइज कर दिया और भोपाल से हम डायरेक्ट उनके बैंक खातों के अंदर उसको हम ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का हमेशा कहना है कि कम से कम भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे वो ज़्यादा बेहतर है। तो सब्सिडी का भुगतान अब हमने इस वर्ष से निश्चित कर दिया है कि सीधा वो उद्योगपतियों के बैंक खाते के अंदर सब्सिडी जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे समझने की और पूछने की कोशिश करूं कि कौन से वो 5 बड़े कार्य हैं जो कि आपके रहते हुए आपने इस डिपार्टमेंट में किए, जनता के लिए किए और उद्योगपतियों को इन्वाइट करते हुए किए? जनवरी से मेरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ है और 2 माह हमको काम के मिले। इसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप का कार्य, स्टार्टअप के कार्य में हमने एक बड़ी घोषणा हमारे संकल्प पत्र में भी थी। और स्टार्टअप एक ऐसा कार्य है जो प्रदेश के हमारे युवाओं को कई नए अवसर प्रदान करता है। और स्टार्टअप में हमने करीब करीब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में हमने इन्वेस्टमेंट करा और अभी 10 करोड़ के आसपास 3 स्टार्टअप को डेब्ट बेस उनका फंडिंग प्राप्त हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है और कई इंक्यूबेटर्स में अभी नए प्रकल्प आ रहे हैं। तो हमने सिडबी के साथ में एक कोलैबोरेशन करा है कि सिडबी और मध्य प्रदेश सरकार और साथ में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के जो कई ग्रुप है कि जो नए उद्यमियों को अवसर देते हैं स्टार्टअप में, उनको हम करीब करीब इस साल 50 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने का हमने रोड मैप पूरा तैयार कर लिया है। तो मुझे लगता है कि यह स्टार्टअप का जो कार्य है, यह शहरी क्षेत्र के अलावा हमने उसको कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। और मध्य प्रदेश की जितनी भी कृषि के जो विश्वविद्यालय हैं, हम उनसे संपर्क कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई नए इनोवेटिव आइडिया के साथ में अगर युवा आता है तो उसे हम फंडिंग करें और उस क्षेत्र के अंदर विकास की नई परंपरा शुरू करें। और अब तक कितने युवा इस पूरी स्कीम से जुड़ चुके हैं? कितने युवा जुड़ चुके हैं आपके साथ में? मध्य प्रदेश में स्टार्टअप के अंदर 3200 के करीब अभी तक स्टार्टअप ऑपरेटिव हैं और पिछले 3 माह में करीब 200 से ज्यादा स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं।
उनमें फंडिंग 3 को बड़ी फंडिंग मिली है, बाकी छोटी फंडिंग में हमने कई उनके लिए अवसर रखे हैं। स्टार्ट करने के लिए उनको रेंट जो लगता है जगह का वो हम प्रोवाइड करते हैं। 15% से अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी हम देते हैं। तो आचार संहिता के बाद में अभी नए प्रपोजल्स हमारे पास तैयार हैं, तो अब हम उनको गति देने का कार्य करेंगे। अच्छा, क्योंकि चुनावी सीजन चल रहा है, ऐसे में चुनावों के ऊपर बातचीत भी बनती है। अब बीजेपी के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी। एक तरफ 400 पार का नारा दिया जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, हार्ट ऑफ इंडिया की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कितनी सीटें जीतती हुई नजर आ रही है? आपका आकलन इसको लेकर क्या है? मोदी जी ने जो बात कही है, अभी तक उन्होंने जो भी संकल्प लिए हैं वे पूर्णता की ओर गए हैं। तो मुझे लगता है कि 400 पार का जो बिंदु उन्होंने डिसाइड करा है लक्ष्य, उस लक्ष्य की ओर हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में हमारी 28 सीटें थी, इस बार हम 29 सीटों का लक्ष्य लेके चले हैं और पूरी संभावना है कि हम 29 ही सीटें जीतेंगे। अच्छा, 29 की 29 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। रतलाम और झाबुआ की अगर बात की जाए तो बहुत एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस ने वहां पर लगाया। क्या लगता है कि कांग्रेस वो सीट निकाल पाएगी? रतलाम झाबुआ सीट का आपने इतिहास देखा होगा। 2014 से वह सीट हम जीतते आ रहे हैं और इस बार भी रतलाम झाबुआ सीट को हम बहुत अच्छे मतों से हम जीतेंगे, क्योंकि रतलाम नगर जहां से मैं विधायक भी हूं, 2014 में भी वहीं से हम जीते थे अच्छे बड़े मार्जिन के साथ में, और इस बार भी हम 60 से 70 हजार का मार्जिन सिर्फ रतलाम नगर से उस सीट पर आ रहा है। तो वहां पर कोई वातावरण ही नहीं है कि रतलाम झाबुआ सीट में कोई शंका की जाए। और रतलाम झाबुआ सीट बीजेपी की 2014 से एक परंपरागत सीट अब बन चुकी है और वो हम जीत करके आएंगे। और इस बीच क्या कुछ वो मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपको लगता है कि जनता बीजेपी से ही प्रसन्न होकर इस बार 29 की 29 सीटें जिताएगी? विकास की जो कल्पनाएं भारतीय जनता पार्टी ने करी है और विकास को जितना धरातल पर उतारने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से विकास को लोगों के बीच में नीचे तक उतारा है और आम जन के जीवन में बदलाव करा है, भारत के गरीबी के आंकड़े बदले हैं, भारत के विकास के जीडीपी के आंकड़े, आर्थिक विकास की ग्रोथ भी बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ग्रोथ बढ़ी है। तो ये सारे कारण हैं जो जनता को भाजपा के प्रति एक विकल्प के रूप में देखते हैं। वो देखते हैं कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है कि जो देश को पूरी गति दे सकती है और हमारे लोकतांत्रिक देश की विविध बहुलताओं वाले और विभिन्न समस्याएं जो देश में थी, आज उनका बड़ा समाधान देने में भाजपा ही सिर्फ एक समर्थ पार्टी है। अच्छा, आप भी क्योंकि मालवा से आते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वहीं से ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे में राहुल गांधी और जीतू पटवारी में क्या कुछ समानताएं नजर आती हैं? राहुल गांधी जी और जीतू पटवारी जी दोनों, मुझे लगता है कि बिना किसी सोच के या एथेंटिकेशन के बोलते रहते हैं। उनको बोलने की आदत पड़ गई है, वो कभी भी कुछ भी बोलना, और बाद में वे खुद ही हंसी के पात्र भी बनते हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी जीतू पटवारी जी ने करी थी, ये इसका सीधा उदाहरण है कि वो कोई उसके पीछे उनकी बोलने में मर्यादाएं नहीं है और सोच भी नहीं है। अच्छा, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद अब डॉक्टर मोहन यादव यहाँ की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के नेतृत्व में आप कितना अंतर देखते हैं, और खासतौर पर डॉक्टर मोहन यादव के कमान संभालने के बाद में यहाँ पर क्या कुछ अब तक हुआ? हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य की प्रणाली होती है। शिवराज सिंह जी चौहान की अपनी कार्य प्रणाली थी, उन्होंने प्रदेश को एक बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर लेकर गए हैं, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसी को गति दी है और अब विकसित राज्य की कल्पना, क्योंकि जो मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करी है, तो आज भी हम भी उसी रोड मैप पर चल रहे हैं कि किस तरीके से हम 2047 तक उसी विकसित भारत के अंदर मध्य प्रदेश भी एक विकसित राज्यों की श्रेणी में आए, वो देश और दुनिया में अपना नाम स्थापित करे। अच्छा, इस बीच बीजेपी, क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त है और लोग भी ये चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी ही सेंटर में एक बार फिर से गवर्नमेंट बनाने में सक्षम होगी, ऐसे में
मध्य प्रदेश में आप अपने डिपार्टमेंट में आगे क्या कुछ विजन लेकर चल रहे हैं जिसके तहत आप अब अगले कार्यकाल में काम करते हुए नजर आएंगे बीजेपी के? मध्य प्रदेश में सरकार बनने का जहां तक आपने कहा वो तो निश्चित है कि चाहे आपके चैनल में हो या और कोई भी चैनल हो, पूरे देश के सभी प्रसिद्ध पत्रकार हो या बुद्धिजीवी हो, सरकार तो बनने की बात तो सोच ही रहे हैं। और इसी सरकार के हिसाब से हम लोगों ने प्लान करा है कि हम लोग आगे ये मध्य प्रदेश के लघु व मध्यम उद्योगों में करीब करीब अभी हम लोग 19 औद्योगिक क्षेत्र निर्मित कर चुके हैं, जो अगले सालों के अंदर उनमें 2000 के करीब नए उद्योगों के लिए प्लाट हम उपलब्ध करवाएंगे। और अगली योजना में हम चाहते हैं कि हर जिले में एक एक औद्योगिक क्षेत्र बने और उसमें केंद्र सरकार की जो लघु मध्यम के लिए जो योजनाएं हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हर जिले का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स और ये क्रिएट करके एक नया माहौल पैदा करें। अच्छा, बीजेपी 4 जातियों के ऊपर शुरुआती दौर से हम देख रहे हैं फोकस कर रही है, ज्ञान, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शामिल है। इन 4 जातियों को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई सेक्टर में आप क्या कुछ करने वाले हैं? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, बीजेपी लगातार इनके ऊपर फोकस कर रही है। ऐसे में गरीब को आगे बढ़ाना, युवा को तो आपने बता दिया कि आगे कैसे बढ़ाएंगे, नारी को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हर क्षेत्र में कार्य करती है और जहां तक मेरा सवाल है तो इन तीनों में युवाओं के अवसर का जो पार्ट है वो मेरे विभाग के अंदर आता है। अन्नदाता का पार्ट में अनाज किसानों के लिए लाभ देना या नारी सम्मान, नारी का भी विषय हमेशा रहता ही है। तो नारियों के लिए अभी हमने हमारे विभाग में जहां तक सवाल है, हमने एक जबलपुर के अंदर फ्लेटेड इंडस्ट्रियल एरिया की कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं कि वहां पर एक औद्योगिक क्षेत्र ऐसा बने जो महिला उद्यमी है। महिला उद्यमों का एक संगठन भी जबलपुर में बना हुआ है, मेरी उनसे चर्चा भी हुई है। तो महिलाओं को शहर से बाहर नहीं जाना पड़े, वो अगर उद्यम करना चाहती है तो शहर के अंदर ही उद्यम के लिए अवसर मिले। तो हम लोगों ने ये फ्लेटेड इंडस्ट्रियल एरिया का एक प्रयोग हम पहले जबलपुर से चालू करेंगे और इसके बाद और भी जहां जहां अवसर होंगे, जहां महिला उद्यमियों को हम मोटिवेट करेंगे कि वे आगे आए और अपना उद्यम लगाए। अच्छा, इसी कड़ी में मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आपके विभाग के लिहाज से अगले 100 दिन का जो रोड मैप है वो क्या होने वाला है? अगले 100 दिन का रोड मैप केंद्र सरकार का भी बना हुआ है और हमने मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार का रोड मैप, पूर्व में भी 100 दिन जब सरकार बनी थी मोहन यादव जी की, तब भी हमने 100 दिन का रोड मैप बनाया था, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। और अगले 100 दिन का रोड मैप भी बड़ा स्पष्ट है कि जो गति हमारे यहाँ विकास की है, आर्थिक विकास की गति को तेज करते हुए कृषि के उत्पादन के विकास के अंदर आगे बढ़ना, महिलाओं के स्व सहायता समूह का निर्माण करना और युवाओं के लिए स्टार्टअप और लघु उद्योगों की एक श्रृंखला चालू करना। तो अगले 100 दिन में हम 10 औद्योगिक क्षेत्रों को जो नए बनने के बिल्कुल किनारे पर हैं, उनको हम ऑपरेटिव करके और वहां पर उद्यमियों को प्लाट अलॉटमेंट हम प्रारंभ करेंगे, जिससे नए उद्योगों के लिए रास्ता प्रशस्त हो। बिल्कुल मिस्टर चेतन कश्यप जी, और इसी के साथ में मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति आए, अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करें और ज्यादा से ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर जनरेट हो। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।